देख रहे हैं मेरा चैनल ऑथर रवि शर्मा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के पर्सनल कॉल्स और 1-to-1 जो है मेरे साथ बात करने के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगी हैं कि क्या होती है बेसिकली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, उसका क्या स्टैंड होता है, क्या जीपीए जिसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं क्या वो एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट है या ये इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है, राइट। क्या जीपीए के थ्रू रजिस्ट्री करवा सकते हैं। सो इस तरह की बहुत सारी बातें जो पूछी हैं, सो उन बातों से रिलेटेड मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा यहाँ पर इससे पहले मैं दो बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात कि ये वीडियो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के से बना रहा हूँ और आप कोई भी इस संदर्भ में जीपीए से रिलेटेड या पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड कोई भी अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं तो आप अपने कानूनी सलाहकार से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पस से बनाया जा रहा है। ठीक है, सो चलिए शुरू करता हूं ये वीडियो। दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसा कि इस स्पेसिफिक वर्ड से ही पता लग रहा है कि अपने बिहाफ पे आप किसी को पावर जो है वो डेलीगेट करते हैं। तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी ये एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट है? नहीं, ये ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं है। मान लीजिए कि आप एक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं हिमाचल प्रदेश में और आपकी जो वर्किंग है या आप कहीं जो पोस्टेड हैं वो पोस्टेड हैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में, तो आप उस प्रॉपर्टी के सेल से रिलेटेड जो भी जितनी भी तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप 1-to-1 दिल्ली से यहाँ आकर के अपना काम धंधा छोड़ करके पूरी करना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है। सो ऐसे में आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं उस व्यक्ति को जो कि हिमाचल प्रदेश पर है, हिमाचल प्रदेश में उस प्रॉपर्टी के नियर बाई स्थित रहता हो और जिसके पास में सफिशिएंट टाइम है कि वो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक जो है वो हर तरह की ट्रांजैक्शन कर सके, प्रोवाइडेड कि वो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी में मेंशन हो। तो देखिए, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी हिमाचल प्रदेश में है तो ऐसे में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन सेल करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को का दाखिले खारिज करना चाहते हैं, इंतकाल करना चाहते हैं, म्यूटेशन करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मान लीजिए कोई लीगल कोई है तो वहां पे अपनी प्रेजेंस आप दे सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रिंसिपल के बिहाफ पर। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में जिस व्यक्ति को पावर दी जाती है वो ओनर कभी नहीं बनता, वो जस्ट एक एजेंट की तरह जो है वो काम करता है। ओनरशिप जो है वो जिसकी होती है उसी के पास ही, उसके नाम से ही रहती है। जस्ट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी हकूक हैं ट्रांजैक्शन करने की वो जीपीए के थ्रू जो है उस व्यक्ति को चले जाते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में ये चीज मेंशन की जाती है कि भाई हाँ, ये फला व्यक्ति जो है ये ब्लड रिलेशन में है या ये व्यक्ति जो है विश्वसनीय है, तो मैं इसको जो है एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी, ये खसरा नंबर, ये जो है खाता खतौनी नंबर, ये प्रॉपर्टी की मेजरमेंट है, इससे रिलेटेड जो है ये कोई भी ट्रांजैक्शन जो है मेरे बिहाफ पे कर सकता है। दोस्तों, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करना
कभी ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, तहसीलदार के समक्ष जो है वो उस व्यक्ति की और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की और जो है जो परचेजर्स होते हैं उनकी विद विटनेसेस जो है वहाँ पर हाजिरी लगती है। इसके बाद जो है उनकी फोटोग्राफ्स होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो ये जो है और उनकी बुक नंबर 4 यानी कि बही नंबर 4 में जो है इसकी एंट्री होती है कि ये जो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी फला फला डेट को फला फला व्यक्ति को जो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो वेंडर ने जो है वो दी है। तो इस तरह से सॉरी, इसमें बायर का जो है बायर अभी नहीं आते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में। अभी यहाँ पर जो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दी जा रही है और देने वाला, ये दो व्यक्ति जो है उनके फोटोग्राफ्स और उनकी फिंगरप्रिंट्स लगती हैं और उनके ही सारी डिटेल जो है बुक नंबर 4 में कैप्चर होकर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो रजिस्टर हो जाती है तहसील में, राइट, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और कोई भी लीगल जब वैसी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बनता है जो इस चीज को वेरीफाई करता है कि हाँ वाकई ही जो है इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को जो है जीपीए दी थी और इसके ये प्रूफ हैं, इनके ये फिंगरप्रिंट्स हैं, इनके जो है पूरी फोटोग्राफ हुई है और इन्होंने ये सिग्नेचर भी किए हुए हैं। तो ये सारी डिटेल उसमें बनती है और इस तरह से जीपीए एग्जीक्यूट होती है। जीपीए नोटराइज भी हो सकती है, लेकिन जीपीए को जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बना लेना बहुत जरूरी है। अब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना जो है इससे आपका जो पलड़ा है वो बहुत भारी हो जाता है, आपका जो पक्ष है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जिन केसेस में जीपीए नोटराइज होती है, मान लीजिए कोई एनआरआई है, वैसे केसेस में तो वहाँ के जो एम्बेसडर हैं, वहाँ के काउंसिल, उनके थ्रू जो है वो चीज़ हो करके आती है कि उनकी जो है वो सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। लेकिन नोटराइज्ड से कई गुना जो है वो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है वो है आपका रजिस्टर्ड होना, राइट, रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है उसका जीपीए का रजिस्टर्ड होना, राइट। फिर उस जीपीए के आधार पर जो है जो एजेंट है जिसको जो है वेंडर ने जीपीए जिसके नाम पर एग्जीक्यूट करी है, तो वो जीपीए जो के आधार पर जो है वो सेलर और परचेजर के नाम पर उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, राइट, और उसका दाखिले खारिज वगैरह जो है ये सारे काम करवा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सेलर को बार बारी जो है हर काम के लिए प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेलर जो है वो ऑक्यूपाइड है और उसके पास इतना वक्त नहीं है। तो इसीलिए जो है वो जीपीए अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को देता है और जीपीए के द्वारा जो भी एग्रीमेंट होता है बायर या बायर्स के साथ में, वेंडीज के साथ में, तो ये जो है ये एग्जीक्यूटेंट यानी कि प्रिंसिपल जो कि ओनर है उसका और जो बायर है उनके बीच का ही एग्रीमेंट माना जाता है। जबकि ये जो जीपीए होल्डर है ये एक एजेंट का काम करता है, एजेंसी का काम करता है। हाँ, जो हक हकूक जो है वो जीपीए होल्डर को जो है ओनर से यानी कि वेंडर के थ्रू मिले हुए हैं, उन्हीं हक हकूकों के हिसाब से जो है जीपीए होल्डर जो है वो ऑपरेट करेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। सो ये जीपीए से रिलेटेड जो है एक सुप्रीम कोर्ट की भी जो है एक गाइडलाइन आई थी समवेयर 2011 अक्टूबर के नियर अबाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें भी जो है शायद सूरज लैंप वर्सेस हरियाणा ऐसा कुछ इस तरह का कोई केस था, उसमें भी ये चीज़ जो है मेंशन करी हुई थी। तो बेसिकली जीपीए टू जीपीए बेसिकली उसके पहले जो है सेल हो रही थी, यानी कि रेवेन्यू बचाने, गवर्नमेंट का जो है स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए या फिर कैपिटल गेन वगैरह को ना दिखाने के लिए लोग जो है एक जीपीए होल्डर दूसरे जीपीए होल्डर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता था और उसी को अपना ओनरशिप डॉक्यूमेंट मानता था और वैसे में जो है अपने आपस में एक म्यूचुअल ट्रांजेक्शन कर लेते थे। और वो चीज़ जो है
स्पेसिफिकली जो है इससे गवर्नमेंट को जो है वो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसका लॉस होता था। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई जीपीए को जो है वो ओनरशिप डॉक्यूमेंट ना माना जाए, राइट। जीपीए बेसिकली जीपीए होल्डर एक एजेंट है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो ओनर नहीं है, राइट। अगर आप जीपीए के थ्रू बायर जीपीए के थ्रू जो है, जैसे कि मान लीजिए सेलर ने एक व्यक्ति को अपने जीपीए दे दी और वो व्यक्ति जो है बायर्स को जो है वो बायर या बायर को जो है प्रॉपर्टी वो जिस हिसाब से उसने राइट दिए हैं बेचने के उस हिसाब से वो बेच देता है, तो और प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी जो है वो चुकाता है, राइट। और जो सेलर है वो भी जो है कैपिटल गेन टैक्स वगैरह जो है वो देता है। तो जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स हैं उस पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन ये चीज जो है बताया गया है कि जीपीए जो है ये ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, राइट। जीपीए बेसिकली बस एक अथॉरिटी है, राइट। इसको ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। जो भी जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स होंगी जीपीए के थ्रू उन सारी ट्रांजेक्शन्स को जो है वैलिड माना जाएगा। सो ये तो हो गई पूरी बात जीपीए से रिलेटेड, राइट। अब जीपीए होल्डर जो है वो बायर के फेवर में अगर जो है जीपीए में ये मेंशन की है कि ये फलां प्रॉपर्टी को फलां खसरा नंबर, ये खाता खतौनी नंबर की ये जो प्रॉपर्टी है इसको जो है वो बेच सकता है, बेच भी सकता है, राइट। तो वो जो है फिर वो उसको बायर्स को बेच भी सकता है, वो बेच दे, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वो एक जेन्युइन ट्रांजेक्शन है। जो स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी बनती है वो प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी जो है वो जमा होनी चाहिए, राइट। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जमा होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज जब आप बिल्कुल साफ सुथरी ट्रांजेक्शन होगी तो इसमें कोई भी हर्ज वाली बात नहीं है। सो ये होगी जीपीए। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि ये एक स्पेशल पर्पस से ही दी जाती है, जो पर्पस पूरा होने के बाद में वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसका महत्व नहीं रह जाता। हाँ, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में दो बातों का जरूर ध्यान रखना जरूरी है। नंबर वन, जिस दिन सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहा है आपका जीपीए होल्डर मतलब जो बेचने वाला है उसका जीपीए होल्डर जिसको जीपीए दी है, उस दिन जो वो सेल डीड कर रहा है तो उस दिन ये देखने वाली बात है कि जो जिसने जीपीए एग्जीक्यूट करी है जीपीए होल्डर के नाम पर, यानी कि जो मालिक है जिसने जीपीए दी है वो उस दिन तक अलाइव होना चाहिए, यानी जीवित होना चाहिए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वेरीफाई करने वाली है, राइट। कि कहीं उसने जीपीए कहीं उसकी वो कोई उसके पहले ही सेल डीड एग्जीक्यूट होने के पहले ही उसकी डेथ तो नहीं होगी, तो ये चीज वेरीफाई करना बड़ा जरूरी है, राइट। और सेकेंडली, क्या उसने कोई उस जीपीए को रिवोक तो नहीं कर दिया, कैंसिल तो नहीं कर दिया। देखिए, अगर एग्जीक्यूटेंट यानी कि जो प्रिंसिपल है, जो कि जमीन का मालिक है जिसने जीपीए दी है, अगर उसकी ही मृत्यु जो है जीपीए के थ्रू सेल डीड एग्जीक्यूट होने के पहले ही हो जाती है तो वो जीपीए उस वक्त ही नल एंड वॉइड हो जाती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर जीपीए होल्डर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उस ट्रांजेक्शन का कोई मोल नहीं रह जाता, राइट। तो वो तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है। दूसरी बात ये आ जाती है कि जीपीए होल्डर की को जो प्रिंसिपल ने यानी कि जो मालिक है उस प्रॉपर्टी का, अगर उसने खुद ही जो है उसको रिवोक कर दिया है यानी कैंसिल कर दिया उस जीपीए को, तो वो भी जो है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी इंटीमेशन देगा, उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड होगा कि भाई हाँ ये जीपीए जो है ये रिवोक की जा रही है, कैंसिल की जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें वेरीफाई करना भी बड़ी जरूरी है, तभी आप सेल डीड एग्जीक्यूट करें। ये कुछ बातें थी जीपीए से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग जो है अथॉरिटीज जो है जीपीए में दी जा सकती हैं। हो सकता है कि आपको रेंट कलेक्शन के लिए जो है सिर्फ जीपीए जारी, सेल्स कंसिडरेशन लेने का भी अधिकार दिया जा रहा है प्रिंसिपल के थ्रू कि भाई हाँ आप कलेक्ट कर सकते हैं, जाएगी तो उसी के खाते में, ठीक है, आप कलेक्ट कर सकते हैं उसके बिहाफ पे, ठीक है। आप कोई कानूनी जो है उससे रिलेटेड कोई प्रेजेंस है तो वो आप उसके बिहाफ पे कर सकते हैं जीपीए के थ्रू, ठीक है। आप ओवरऑल सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी की जीपीए के थ्रू। तो ये एक जीपीए जो है फैसिलिटेट करता है। तो दो चार बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जीपीए रजिस्टर्ड जरूर करें। दूसरी, जीपीए से के थ्रू जब आप सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस दिन जो ओनर है ऑफ द प्रॉपर्टी वो अलाइव हो, ये कंफर्म कर लें।
और जो है वो जीपीए रिवोक नहीं हुई है, वो भी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में कंफर्म कर लें कि हाँ ये जीपीए रिवोक तो नहीं हुई है, तो वो भी पता लग जाता है। और इसके अलावा जो आपने चीज़ देखनी है कि जीपीए जो है होल्डर जिसके साथ में सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहा है, वो जो है प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी देना वहाँ जरूरी है। प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी भरें, जेन्युइन ट्रांजेक्शन करें, ठीक है, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी भरें। अगर सेलर को कैपिटल गेन हो रहा है तो वो कैपिटल गेन का जो है जो भी उसका बनता टैक्स है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट करके वो डिपॉजिट करे, यानी कि जेन्युइन ट्रांजेक्शन करे। तो यानी कि जो बेचने वाला है उसके थ्रू जो एजेंट है, एजेंट जो जिसको जीपीए दी है, वो जीपीए में अधिकार है बेचने का, तो वो जो है बायर्स को अगर बेच रहा है, राइट, तो ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन है। प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन सारा कुछ पे कर रहा है, यहाँ पर सेलर भी जो है प्रॉपर कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहा है, तो ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन है। तो जेन्युइन ट्रांजेक्शन के से मेरे हिसाब से जो भी मैंने आपने अभी तक जानकारी हासिल की है उसमें किसी भी तरह की असुविधा नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति प्रिंसिपल ने जीपीए किसी को दी और वो फिर आगे जीपीए पर अगले व्यक्ति को सेल कर रहा है और जीपीए को ही ओनरशिप मान रहा है। जीपीए कभी ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों, ये ध्यान में रखें। जीपीए को ओनरशिप डॉक्यूमेंट समझना बहुत बड़ी भूल है। ये सिर्फ एक एजेंट के रूप में काम करने का सिर्फ अधिकार जो है वो एग्जीक्यूटेंट की तरफ से जो है एजेंट को मिलता है, जीपीए होल्डर को मिलता है। सो जीपीए होल्डर को जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों के तहत अगर वो काम करता है तो एग्जीक्यूटेंट की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ सकती। तो ये थी जो आप लोगों को जो कंफ्यूजन्स थी जीपीए से रिलेटेड, वो सारी कंफ्यूजन्स मैंने दूर करने की कोशिश की है। लेकिन बार बार ही मैं ये बता रहा हूं कि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। इसके बेस पर आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लें। आप स्टेप लेने से पहले अपने कानूनी सलाहकार से पूरी जानकारी लें, उनके सलाह के अनुसार ही आप आगे बढ़ें। हाँ, आप ये कोट कर सकते हैं कि मैंने जो है वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में ऐसा सुना है, ये बात हमने सुनी है। आप इस चीज़ को वेरीफाई करिए, आप इस चीज़ को करेक्ट करिए, फिर आप उस अपने जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही अपना स्टेप जो है जिम्मेवारी के साथ जो है उठाएं। आशा करता हूं कि आप लोगों की जो बहुत सारी जो क्लैरिफिकेशंस जो आप लोगों ने मांगी थी वो सारी डाउट्स जो है क्लियर करने में मैं कामयाब हुआ हूँगा। सो wish you all the best and please subscribe my channel author Ravi Sharma and thanks for watching. Bye bye, take very good care of yourself. Thank you so much.